साइंस एवं प्रौद्योगिकी परिचय। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की प्रकृति। यदि हम विज्ञान शब्द की उत्पत्ति की तरफ में जाए तो पता चलेगा कि इसका जन्म लैटिन भाषा के साइंटिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है ज्ञान। वर्तमान समय ज्ञान का है और ज्ञान ही शक्ति है। जिसके पास अद्यतन ज्ञान है एवं सूचना है वही शक्तिशाली है। किसी राष्ट्र द्वारा ज्ञान का सटीक व आर्थिक उपयोग ही वहाँ के लोगों के जीवन स्तर एवं विकास को निर्धारित करता है। आज पुराने एवं नवीन ज्ञान का भंडार मीडिया के तमाम माध्यमों से हम सबकी ओर प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह ज्ञान पूरी तरह जांच परखा नहीं होता और इसका प्रवाह सिलसिलेवार न होकर अनियमित रूप में होता है। समय के साथ विज्ञान की सीमाएं भी कठोर होती चली गई। इसकी परिधि में प्राकृतिक एवं भौतिक विज्ञान को ही शामिल किया गया, जबकि परभौतिक एवं ईश्वर मीमांसा को विज्ञान से बाहर कर दिया गया, जो किसी समय इसके अंग थे। विस्तृत रूप में विज्ञान प्रकृति का अध्ययन, विवेचन, प्रायोगिक अन्वेषण एवं सैद्धांतिक व्याख्या है। साथ ही यह भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों में तत्वों एवं तथ्यों का व्यवहार है। प्रकृति के अंग एवं रंग में विज्ञान है। प्रकृति पूर्णतः विज्ञानमय है। प्रकृति से ज़्यादा विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला शायद ही कोई हो। यह अपने अंदर हर समस्या का निराकरण समेटे हुए है। प्रकृति असीम विविधताओं से भरा हुआ है। इसकी विविधता के अंदर विविध प्रकार की वनस्पति और जंतु तो आते ही हैं, साथ ही निर्जीव पदार्थ आश्चर्यजनक रूप से अपने अंदर विविधता को समेटे हुए हैं। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रकृति की सभी चीजें मानव द्वारा खोजे व स्थापित किए गए हैं नियमों और सिद्धांतों पर पूर्णतः खरी उतरती है। इसके उल्टे यह भी कहा जा सकता है कि प्रकृति में मौजूद विज्ञान वैज्ञानिक सिद्धांतों व नियमों का लेस मात्र ही हम अभी तक खोज पाए हैं। जहाँ तक प्रौद्योगिकी का सवाल है तो इस शब्द को ग्रीक भाषा के टेक्नोलॉजिया शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ है कला का व्यवस्थित उपचार एवं प्रयोग। कहा जा सकता है कि प्रविधि ने मानव को जीवन निर्वाह तथा आराम के लिए चीजें उपलब्ध कराई है। वस्तुतः प्रौद्योगिकी विज्ञान का अनुप्रयोग है। यह ज्ञान एवं कार्य की एक व्यवस्था है जो किसी आवर्तक गतिविधियों में अनुप्रयोग होती है। तकनीक के अंतर्गत किसी एक एवं सभी व्यवहारिक एवं प्रयोगात्मक विज्ञान का अभ्यास, विवरण एवं शब्दावली आती है जिसका व्यवहारिक एवं औद्योगिक इस्तेमाल हो। अगर कहें तो यह अभियांत्रिक से गहरे रूप से संबंधित है। यदि अभियांत्रिक इच्छित उद्देश्यों को योजना, डिजाइन एवं साधनों द्वारा प्राप्त करने का अनुप्रयोग वैज्ञानिक ज्ञान है, तो प्रौद्योगिकी योजना को कार्यान्वित करने हेतु उपकरणों एवं प्रविधि का ज्ञान प्रदान करता है। आजकल प्रौद्योगिकी के साथ अच्छी, बुरी, उपयुक्त, निम्न, उच्च ऐसे विशेष गुण जुड़ गए हैं। निम्न प्रौद्योगिकी विभिन्न उत्पादन गतिविधियों के लिए वैज्ञानिक उपकरणों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यह श्रम को प्रतिस्थापित नहीं करती। मध्यवर्ती प्रविधि उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत प्रयुक्त होती है। उच्च प्रौद्योगिकी स्टील संचार उपकरणों, अंतरिक्ष एवं नाभिक इंस्टॉलेशन जैसे परिष्कृत जटिल प्रक्रिया निहित मशीनों तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों में इस्तेमाल की जाती हैं। उचित एवं उपयुक्त प्रविधि उत्पादन की मौजूद स्थिति उपलब्ध संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के अनुसार इस्तेमाल की जाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सदैव ही विकास प्रक्रिया का अंग रही है, जो स्वाभाविक रूप से सभ्यता से संबंध है। इसके द्वारा संस्कृति स्वयं को व्यापक बौद्धिक एवं वैज्ञानिक उन्नयन के रूप में व्यक्त करती है। वस्तुतः आधुनिक विश्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अपरिहार्य हो गई है। विज्ञान दृष्टिकोण में परिवर्तन सूचना एवं नए मूल्य स्थापित करता है, जबकि तकनीकी सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का उपकरण है। विज्ञान का प्रोत्साहन एवं प्रसार अतार्किक एवं असंगत विश्वासों तथा विचारों को निर्मूल करता है, जो अक्सर मानवीय विकास में गतिरोध उत्पन्न कर उसे जड़वत बनाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने मानवीय सभ्यता एवं विकास को ऐसी बुलंदी प्रदान की है कि कोई भी इसका उपेक्षा नहीं कर सकता। उद्योगों में बड़े पैमाने पर इसके इस्तेमाल के अतिरिक्त विज्ञान ने कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन सुधार कर आशातीत फसल उत्पादन एवं नूतन फसल किस्म प्रदान किए हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने अप्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से कमाल दिखाए हैं।
सूचना एवं संचार क्रांति ने सूचना की पहुंच दूरस्थ एवं दुर्गम स्थानों तक भी उपलब्ध कराकर वैश्विक समुदाय को आपस में जोड़ दिया है। प्रकृति को लगातार मानव आवश्यकताओं से जोड़ने के लिए नए नए उपाय जारी हैं। विकासशील देशों जैसे भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का सामाजिक एवं आर्थिक पहलू से विशेष महत्व है। विज्ञान एवं तकनीकी का तार्किक इस्तेमाल उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में वृद्धि कर सकता है। इससे रोजगार में वृद्धि एवं गरीबी में कमी की जा सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप बीमारियों का निवारण कर स्वस्थ विश्व का निर्माण संभव है। निस्संदेह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से गरीबी एवं समृद्धि के मध्य खड़ी दीवार को गिराया जा सकता है। इस क्षेत्र में हुए अनुसंधानों एवं प्रयोग ये स्पेक्ट्रम है ना, तो CGPSC द्वारा रिक्रूटमेंट किया गया का परिणाम स्पष्ट रूप से विभिन्न क्षेत्रों में देखा जा सकता है। इसके उन्नयन से एक और निर्वाह कृषि को व्यापारिक कृषि में बदला गया। प्लेग एवं चेचक जैसे भयंकर रोगों का नियंत्रण एवं उन्मूलन हुआ। उद्योगों का त्वरित विकास तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विकास किया गया। तो दूसरी ओर नाभिकीय ऊर्जा क्षमता, अंतरिक्ष अन्वेषण, समुद्री विकास जैसे जटिल एवं व्यापक महत्व के क्षेत्रों में एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। हालांकि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने कई क्षेत्रों में विकास कर मानव जीवन को आश्चर्यजनक गति एवं विकास प्रदान किया है, लेकिन इससे कतिपय चिंताजनक समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं, जिन्हें गंभीर एवं ईमानदारी पूर्वक नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है। पर्यावरण ह्रास को इसकी सहायता से त्वरित रूप से रोका जाना चाहिए। वैज्ञानिक समुदाय एवं समाज के अन्य वर्गों को आपस में विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि विज्ञान के गलत अनुसंधान से बचा जा सके और पूंजी निवेश व्यर्थ न हो। विज्ञान एवं तकनीकी विकास कुछ विशेष क्षेत्रों जैसे औद्योगिक विकास, अंतरिक्ष अनुप्रयोग में सराहनीय उपलब्धि जैसा रक्षा सज्जा एवं नाभिकीय अनुसंधान तक सीमित रहा है, जो विश्व जनसंख्या के एक बड़े हिस्से की मलिन आवास, सुरक्षित पेयजल एवं स्वास्थ्य जैसे मूलभूत समस्याओं को पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाता। अतः जब तक विज्ञान विशाल जनसमूह की मूल समस्याओं का समाधान मितव्ययी एवं व्यापक रूप में नहीं खोजेगा, यह समग्रता प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए विज्ञान के सामने इसे स्वयं को समन्वयी एवं समग्र बनाने की चुनौती है। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक अवलोकन। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि भारतीय रूढ़िवादी है और उन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के क्षेत्र में कोई विशेष पहल नहीं की है, किंतु भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ परंपरा रही है। यह पूरा प्राचीन काल से ही प्रौद्योगिकी का विकास होता रहा है। आप ऐतिहासिक काल हो या ऐतिहासिक काल का कोई भी खंड, भारतीयों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान दिया है और अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी प्राप्त की हैं। 3000 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी पूर्व तक के काल को भारतीय इतिहास का आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्व या तो पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध है या लिखित स्रोत। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है और ऋग्वेदिक काल का पुरातात्विक स्रोत नहीं मिल पाया है। 3000 ईस्वी पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता से पूर्व अमरी, कोटदीजी आदि में जिस स्तर तक सभ्यता विकसित थी, क्या उसका निर्माण वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान के बिना संभव हो सका होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी तक माना जाता है। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन नहीं हुआ था और इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में हो गया था। यह सभ्यता अत्यंत उन्नत थी एवं मनुष्य को इस सभ्यता काल में लगभग हर प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं उपलब्ध थी। सिंधु घाटी के निवासी पहिए हल, विभिन्न प्रकार के धातुओं आदि के प्रयोग से पूर्ण रूपेण परिचित थे। अग्नि प्रकोप एवं बाढ़ प्रकोप के साथ साथ सूखा प्रकोप जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी सुरक्षा की तकनीक उन्होंने विकसित कर रखी थी। अन्न भंडार एवं चार दीवारी का निर्माण उनकी सुरक्षा नीति के द्योतक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता अपनी समकालीन सभ्यताओं से पृथक पहचान भी रखती है। इस सभ्यता की नगर निर्माण योजना एवं सफाई तथा स्वास्थ्य की योजना आज भी एक उन्नत नगर के लिए आदर्श है।
नगर का निर्माण आयताकार परिपथ में किया गया था। नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग प्रचुरता से किया गया था। घरों में शौचालय एवं नालियों की व्यवस्था की गई थी और उन्हें घर से बाहर निकाल कर नहरों तक ले जाने की भी व्यवस्था की गई थी। यातायात की भी उन्नत व्यवस्था थी। इस सभ्यता में सड़कों का निर्माण इस प्रकार किया गया था कि वे एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नदियों एवं समुद्रों के किनारे गोदियों का निर्माण किया गया था। शिल्पकारी भी उन्नत किस्म की थी। इस सभ्यता में जहाज निर्माण का प्रमाण मिलता है। मूर्तियों का खांचा मिला। यद्यपि इस सभ्यता में छोटे छोटे बड़े अनेक मूर्तियां मिली हैं, तथापि कांस्य की नर्तकी की मूर्ति उच्च तकनीक को प्रदर्शित करती हैं। किसी भी सभ्यता की अधिक जानकारी लिखित स्रोत से ही मिलती है, किंतु दुर्भाग्यवश सिंधुवासियों की लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। वैदिक सभ्यता का काल 1500 ईस्वी से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास के इस काल की लिखित जानकारी तो पर्याप्त मात्रा में मिलती है, किंतु कुछ स्पष्ट पुरातात्विक स्रोत उपलब्ध नहीं हो पाता। वैदिक काल से भारत में विज्ञान के सैद्धांतिक पहलुओं की जानकारी एवं उनके प्रयोग के नए युग की शुरुआत होती है। इस काल में धर्म ने वैज्ञानिक अनुसंधान एवं उपलब्धियों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस काल में अनेक ऐसे ग्रंथ की रचना हुई जो धार्मिक दृष्टि से ही तो महत्वपूर्ण हैं, जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। ऐसे ही ग्रंथों में से एक है शूलसूत्र। इसकी रचना यज्ञशालाओं एवं यज्ञ कुंडों के लिए की गई थी और इसमें ज्यामितीय प्रयोगों के उल्लेखनीय संदर्भ हैं। गणित प्राचीन भारत में ज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था और इसलिए गणित के क्षेत्र में प्राचीन काल के भौतिक भारतीयों की उपलब्धियां किसी भी दूसरी सभ्यता के निवासियों की तुलना में बहुत अधिक थी। वैदिक युग न केवल ज्यामिति के क्षेत्र में अपितु अंकगणित के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इतिहासकारों का यह मानना है कि शून्य का आविष्कार ईसा से शताब्दी पूर्व किसी भारतीय ने ही किया था। वर्तमान विश्व में प्रचलित अंतरराष्ट्रीय मानक अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 भारतीयों द्वारा ही विकसित है, जो प्रथमतः अरबों ने भारतीयों से हिंदस अंक रूप में सीखा और उसके बाद पाश्चात्य देश को सिखाया। भारत में आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्ता, बराहमीर, भास्कराचार्य, महावीर, आर्यभट्ट द्वितीय और श्रीहरि सदृश गणितज्ञ हुए हैं। इन गणितज्ञों ने जिन सिद्धांतों एवं सूत्रों की स्थापना की थी, वे आज के कंप्यूटर युग में भी आश्चर्यजनक प्रतीत होते हैं। इस संदर्भ में ध्यातव्य है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने 5वीं सदी में ही पाई का मान 3.1416 निर्धारित कर दिया था और यह वर्तमान में भी मान्य है। भास्कर द्वितीय ने अपने बीजगणित सिद्धांतों एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथों की सर्जना कर ख्याति अर्जित की। ज्यामिति, त्रिकोणमिति, अंकगणित, बीजगणित आदि गणित के विभिन्न क्षेत्रों में भारत ने युगों तक संपूर्ण विश्व का मानचित्रण, विश्व का मार्गदर्शन किया। गणित के क्षेत्र में तो भारत ने विश्व का मार्गदर्शन किया ही है, खगोलीय एवं ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में भी भारत की सुदृढ़ परंपरा रही है। धार्मिक कर्मकांडों ने इन विधाओं का सृजन किया और कालांतर में इसका उपयोग कृषि कार्य के लिए भी होने लगा। वर्तमान में ग्रहों की दशा को लेकर जो मान्यता प्रचलित है कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और अन्य सभी ग्रह उसकी परिक्रमा करता है, इस मान्यता का सूत्रपात आर्यभट्ट ने ही किया था। विश्व में पहली बार उन्होंने ही यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था कि पृथ्वी ही सूर्य की परिक्रमा करता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। उन्होंने पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगने वाले समय की गणना भी तथ्यात्मकता के साथ की थी। उनकी गणना पूर्णतः प्रमाणिक है। प्राचीन भारत के वैज्ञानिक ने पृथ्वी की परिधि की सटीक गणना कर ली थी। पंच सिद्धांत खगोलिकी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें प्रतिपादित खगोलिकी सिद्धांत का बाद के वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यापक प्रयोग किया। पंच सिद्धांत के अंतर्गत सूर्य सिद्धांत का सर्वाधिक उपयोग हुआ।
ऐसा नहीं है कि प्राचीन भारत में ही खगोलिकी एवं ज्योतिष विद्या समृद्ध थे। मध्यकाल में भी मुस्लिम के प्रभाव से खगोलीय अनुसंधान को एक नई दिशा मिली और कई प्रकार के खगोलीय यंत्रों से भारतीय परिचित हुए। जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने 18वीं शताब्दी में 5 खगोलीय पर्यवेक्षणाओं बनवाई। दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में इन पर्यवेक्षणशालाओं में सर्वाधिक विशाल जयपुर की पर्यवेक्षणशाला है। वर्तमान में जयपुर और दिल्ली की पर्यवेक्षणशालाओं की ही सुरक्षित हैं। सवाई जयसिंह ने जीत मोहम्मद शाही नामक एक खगोलिकी यंत्र का भी निर्माण किया था। इस यंत्र में खगोलिकी सारणियों की एक विस्तृत श्रृंखला थी। इस यंत्र को देखने से ऐसा आभास होता है कि इस यंत्र के निर्माणकर्ता की खगोलिकी का विशद ज्ञान प्राप्त था। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में तो भारत को प्रथम अन्वेषणकर्ता होने का गौरव उपलब्ध है। इस क्षेत्र में भारत की मौलिक अनुसंधानों में भी उल्लेखनीय भूमिका रही है। वैदिक संहिताओं के चारों वेदों में से अथर्ववेद विश्व का प्राचीनतम चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ में विभिन्न बीमारियों के लक्षणों, बीमारियों के कारणों एवं उनके निराकरण के उपायों को विस्तार के साथ वर्णित किया गया है। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लक्षणों एवं कारणों का अध्ययन किया जाता है और उनके इलाजों की विधि खोजी जाती थी। जड़ी बूटियों, खनिज पदार्थों, फलों एवं फूलों पर निरीक्षण किए जाते थे तथा फिर उनसे इलाज की औषधियाँ तैयार की जाती थी। वर्तमान विश्व में भी चिकित्सा की 2 मुख्य विधियाँ प्रचलित हैं, औषधि चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा। इन दोनों ही चिकित्सा पद्धतियों को जन्मदाता भारत ही है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता तथा चरक ने चरक संहिता की रचना की थी। इनमें से सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने मोतियाबिंद, पथरी और कई अन्य रोगों का शल्य उपचार बताया है। उन्होंने शल्य क्रिया के बहुत सारे उपकरणों का उल्लेख किया है, जिनकी संख्या 121 तक है। रोगों से मुक्ति के लिए सुश्रुत ने आहार और सफाई पर जोर दिया है। चरक संहिता भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश है। इसमें ज्वर, कुष्ठी, मृगी और यक्षमा के अनेक भेदों का वर्णन है। इस ग्रंथ में उन पेड़ पौधों का विशद वर्णन है जिनका औषधि के रूप में उपयोग होता है। प्राचीन भारतीयों ने शल्य चिकित्सा के सूक्ष्म से सूक्ष्म औजारों के निर्माण में सफलता हासिल कर रखी थी और वे अंग प्रत्यारोपण जैसे दुष्कर शल्य चिकित्सा में निपुण थे। यूनानियों, अरबों, मिस्रवासियों आदि ने शल्य चिकित्सा भारत से ही सीखी थी। अरबवासियों के माध्यम से भारत में यूनानी चिकित्सा का प्रवेश 13वीं से 14वीं शताब्दी में हुआ था। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी भारत में व्यापक अनुसंधान किए गए थे। चिकित्सा शास्त्र के विकास के क्रम में भारत में रसायन शास्त्र की विश्वस्त परंपरा विकसित हुई। औषधियों की खोज एवं आविष्कार के क्रम में स्वाभाविक रूप से रसायन शास्त्र का भी विकास हुआ है। इत्र, सुगंधित तरल पदार्थ, चीनी, कागज, रंग आदि के उत्पादन में निश्चित रूप से रासायनिक सिद्धांतों का उपयोग किया जाता था। खनिज पदार्थों, धातु आदि के प्रयोग के क्रम में रासायनिक अनुसंधान भी व्यापक स्तर पर होते थे। तांबे के साथ टीन एवं जस्ते का मिश्रण कर बर्तनों के निर्माण की विधि भारत में यूरोपीय देशों से सदियों पूर्व ज्ञात थी और इस विधि का प्रयोग भी बहु प्रचलित थी। 600 ईसा पूर्व बुद्ध तथा महावीर के धार्मिक आंदोलन के काल में भारतवासी लौह एवं इस्पात के उपयोग में भी सिद्धहस्त हो गए। अब देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोहे एवं तांबे के अनेक शोधन केंद्र खोल दिए गए। इस संदर्भ में भारतीयों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी लोहे के शोधन में किसी अन्य धातु की अत्यंत न्यून मात्रा का उपयोग कर उसे अत्यंत टिकाऊ एवं जंग रहित रखा जाता था। गुप्तों के युग में बना लौह स्तंभ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय निर्मित और वर्तमान में दिल्ली के महरौली नामक स्थल पर कुतुब मीनार में सुरक्षित पूर्ण रूपेण लौह निर्मित है और उस पर मात्र मैग्नीज ऑक्साइड की पतली परत चढ़ाकर उसे जंग रहित बनाया गया है। यह न केवल भारत का अपितु संपूर्ण विश्व का ही दुर्भाग्य रहा है कि इस तकनीक के विकास को समझने के लिए हमारे पास कोई भी स्रोत उपलब्ध नहीं है।
भारतीयों द्वारा जिन तकनीकी विधियों एवं प्रविधियों की खोज एवं जिनका उपयोग आज से हजारों वर्ष पूर्व किया गया था, उनका उपयोग छोटे मोटे परिवर्तन के साथ आज भी हो रहा है। कृषि क्षेत्र के औजारों एवं विधियों का उपयोग आज भी यथावत हो रहा है। बीजों का संरक्षण, खेत की तैयारी, सिंचाई की व्यवस्था, फसल चक्र, अन्न भंडारण, सिंचाई व्यवस्था आदि तमाम विधियां प्राचीन काल से ही परंपरागत रूप से आज भी विद्यमान है। भारत में हजारों वर्ष पूर्व नहरों एवं कृत्रिम बांधों से सिंचाई की व्यवस्था की जाती थी। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने जूनागढ़ की गिरनार के पास एक प्रसिद्ध झील सुदर्शन बनवाई थी, जिसका परवर्ती अनेक शासकों द्वारा जीर्णोद्धार किया गया। भवन निर्माण एवं पाषाण शिल्प में भी भारत की उपलब्धियां प्राचीन काल से ही उल्लेखित है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की भवन निर्माण कला की अद्वितीय है। इसके बाद भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर एवं प्रासाद निर्माण के रूप में भवन निर्माण कला के क्षेत्र में सिद्धांतता के उल्लेखनीय प्रमाण मिलते हैं। पाषाण शिल्प में भारतीयों की दक्षता विशिष्ट रूप से उल्लेखनीय है। मौर्य काल में जिस प्रकार से पाषाणों को काटकर एक आसमी विशाल स्तंभ बनाए गए हैं, उन पर जिस प्रकार की पॉलिश की गई है, उन्हें जिस प्रकार से एक स्थान पर निर्मित कर देश के विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षित तरीके से ले जाकर स्थापित किए गए हैं, वह आश्चर्यजनक है। पर्वतों को काटकर जिस प्रकार मंदिरों एवं गुफाओं का निर्माण किया गया है, किसी भी आधुनिक अभियंता के लिए ईर्ष्या का विषय मात्र ही है। भारतीयों की मूर्ति निर्माण कला तो अप्रियतम ही रही है। इस क्षेत्र में मध्यकाल में भारत ने और भी तीव्र गति से विकास किया। इस काल में निर्मित विभिन्न ऐतिहासिक स्मारक आज भी संपूर्ण विश्व के लिए आश्चर्यजनक हैं। इस संदर्भ में ताजमहल का उल्लेख आवश्यक है। ताजमहल मुमताज की याद में शाहजहां द्वारा बनवाया गया स्मारक है। इस स्मारक का निर्माण उस्ताद ईसा ने किया था और उसके लिए श्वेत संगमरमर का उपयोग किया था। इस इमारत की अनुकृति प्रथम प्रयत्न के बाद भी नहीं की जा सकी। ताजमहल की सर्वप्रमुख विशेषता है कि उसके प्रस्तर खंडों पर उकेरी गई आकृतियां, जो आधार से लेकर शीर्ष तक का एक ही आकार की दिखती हैं। मुगल काल में फव्वारों के निर्माण एवं उसकी स्थापना की कला भी अत्यंत विकसित थी। भारतीयों द्वारा यातायात के क्षेत्र में भी अच्छी तकनीक का उपयोग किया जाता रहा है। सड़क परिवहन और नौ परिवहन तो अत्यंत विकसित तकनीक का प्रमाण प्रस्तुत करता है। सिंधु सभ्यता में तो नावों एवं जहाजों का उपयोग होता ही था। मध्यकाल में 13वीं शताब्दी में भी यूरोपीय नाविक भारत में निर्मित जहाजों का ही उपयोग करते थे। भारत में सड़क निर्माण कला भी अत्यधिक विकसित थी। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। मध्यकाल में सड़कों का लंबा जाल बिछाया गया था। मध्यकाल में अफगान शासक शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक सड़क का जैसा नमूना प्रस्तुत करता है। भारत में उसकी अद्वितीयता नहीं है, इसकी द्वितीयता नहीं है। भारत में शस्त्रास्त्रों के निर्माण की भी सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा रही है। सिंधु काल में तो कोई उल्लेखनीय प्रमाण नहीं मिलता, किंतु वैदिक काल से लेकर वर्तमान काल तक इस क्षेत्र में व्यापक अनुसंधान हुए। वैदिक साहित्य एवं परंपरा साहित्य में वर्णित तीर, धनुष, कृपाण, कटार, परशु आदि शस्त्रास्त्र उच्च तकनीक को ही दर्शाते हैं। मुगल के अंतिम शासक अदूरदर्शी थे और उत्तर मुगल में भारतीय जनता भी चेतन विहीन हो गई थी। इस काल में भारतीय जनजीवन में शिथिल आने लगी। इस काल में भारत में अन्य संपर्क कम हो गया था। दूसरे शब्दों में यह कहें कि संचार में शिथिलता आई और रूढ़िवादिता प्रवृत्तियां जनमानस पर हावी होने लगी। सामंतशाही के पतन और भौगोलिक खोजों के बाद संपूर्ण विश्व वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर झुक रहा था, किंतु इस समय भारतीय संकीर्णता का भी शिकार हो रहे थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव सा हो गया। संकीर्णता एवं रूढ़िवादी की प्रवृत्ति ने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पिछड़ा बना दिया। इस बीच यूरोपीय साम्राज्यवादी एवं उपनिवेशवादी शक्तियों की गिरती दृष्टि भारत पर पड़ी और धीरे धीरे वह इन शक्तियों के शिकंजे में कैद हो गया। पराधीनता के युग में भारत की जो दुर्दशा की गई वह किसी से छिपी नहीं है। पराधीनता के युग में जो कुछ हुआ उसकी पिछले युग की उपलब्धियों से तुलना नहीं की जाए तो अच्छा होगा।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की आधुनिक अवधारणा से भारत अंग्रेजों के आगमन के बाद ही जुड़ पाया। यद्यपि इस दिशा में जो भी कार्य संपन्न हुए वे अंग्रेजी सरकार एवं अंग्रेजों के हितार्थ ही थे, किंतु अंग्रेजों के न चाहते हुए भी भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर भी विकास की परंपरा शुरू हुई। भारत के हित में कुछ अंग्रेज अधिकारियों ने महत्वपूर्ण कार्य किए। विलियम जोन्स वैज्ञानिक अनुसंधान में जनरुचि को विकसित करने का आधार था और इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उसने 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। यह संस्था भौतिक रसायन, भूविज्ञान, पुरातत्व विज्ञान एवं चिकित्सा विज्ञान से संबंध शोध पत्र प्रकाशित करती थी। इस संस्था के माध्यम से भारतीयों में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी उपलब्धियां तथा दृष्टिकोण के प्रति फिर से एक नवीन चेतना जागृत हुई। आधुनिक भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास के क्षेत्र में भारतीयों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। 1873 ईस्वी में डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने द इंडियन एसोसिएशन ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ साइंस की स्थापना की, जिसमें अनुसंधान के लिए उन्नत प्रयोगशाला की भी व्यवस्था थी। उस युग में यह वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था के रूप में उभरा। इससे प्रेरणा पाकर ही 1883 ईस्वी में बम्बई नेचुरल सोसाइटी और 1907 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1908 ईस्वी में कोलकाता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। 1914 ईस्वी में लखनऊ के प्रोफेसर PS मैकमोहन तथा मद्रास के प्रोफेसर साइमन के प्रयासों से भारतीय विज्ञान कांग्रेस संघ, इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन की स्थापना हुई। अंग्रेजी शासनकाल में स्थापित इन संस्थाओं ने भारतीयों में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण किया। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो उपलब्धियां हासिल की गई वे मुख्यतः सैनिक तथा अथवा नागरिक अधिकारी वर्ग द्वारा हासिल की गई थी, जो अपने अतिरिक्त समय का उपयोग इन गतिविधियों में करते थे। ये अधिकारी जो इंग्लैंड की अत्यधिक उन्नत संस्थाओं में शिक्षित प्रशिक्षित होते थे, अपने ज्ञान एवं अनुभव का प्रयोग कर भारत में अनेक प्रयोगशालाएं स्थापित कर गए और उनके साथ रहते भारतीयों को भी उनके प्रयोगों से प्रेरणा मिली। इस प्रेरणा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पराधीनता के युग में भी भारत में चंद्रशेखर वेंकटरमण, जगदीश चंद्र बोस सदृश विश्वविख्यात वैज्ञानिक अपनी खोज एवं आविष्कारों से भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व का मार्गदर्शन करते रहे। अपनी उसी हितों की सिद्धि के लिए अंग्रेजों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उन क्षेत्रों में से भारतीयों को अपरिचित रखने की हर संभव कोशिश की जिनसे आत्मनिर्भर बनकर भारतीयों के जीवन स्तर में सुधार की तनिक भी संभावना थी। उदाहरण के रूप में औद्योगिक क्षेत्र को लिया जा सकता है। इस क्षेत्र में अंग्रेजों ने भारत को एक कच्चे माल के निर्यातक के रूप में ही बनाए रखना चाहा और भारत को औद्योगिक उत्पादों के लिए एक बड़े बाजार के रूप में देखा, परंतु धीरे धीरे कुछ भारतीय इस क्षेत्र में आगे आए और पूंजी का निवेश कर उन्होंने औद्योगिकरण की दिशा में सफलतापूर्वक पहल की। फिर 1914 और 1939 के विश्व युद्धों से प्रेरित सामरिक आवश्यकताओं की व्यापक पैमाने पर आपूर्ति के तहत अंग्रेजी सरकार ने भी बाध्य होकर भारत में सीमित रूप से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबद्ध अनेक संस्थाओं की भी स्थापना की। 1942 में औद्योगिक शोध कोष इंडस्ट्रियल रिसर्च फंड का निर्माण किया गया और वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की स्थापना की गई। इनकी स्थापना का उद्देश्य भारत में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करता था। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी और राष्ट्रीय रसायन प्रयोगशाला नेशनल केमिकल लेबोरेटरी की बाद भी ब्रिटिश शासनकाल में ही सिद्धांत रूप में स्वीकृत कर ली गई थी। आधुनिक भारत में कृषि अनुसंधानों को विकास का मार्ग दिखाने का श्रेय अमेरिकी वैज्ञानिक हेनरी फिलिप को दिया जा सकता है। उन्हीं के अनुदान से बिहार में पूसा में एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन एंड एक्सपेरिमेंटल फार्म की स्थापना की गई थी। इस फार्म की स्थापना के
बाद 1921 ईस्वी में कपास के लिए, 1936 में जूट के लिए, 1944 में गन्ने के लिए, 1945 में तंबाकू तथा नारियल के लिए और 1947 में तिलहन के लिए सेंट्रल कमोडिटी कमेटी की स्थापना की गई। इन समितियों को अर्धस्वायत्त संस्था के रूप में मान्यता मिली हुई थी। ब्रिटिश शासनकाल के समय में पश्चिमी देशों को कई नई बीमारियों का पता चला। हैजा, प्लेग, मलेरिया, बेरी काला अजार आदि ऐसी बीमारियां थी जो सेना को खास तौर पर प्रभावित कर रही थी। इनके इसी महत्व ने ब्रिटिश कालीन भारत में इन पर शोध के लिए प्रेरित किया। सन 1892 ईस्वी में P.H. हैकिंस के नेतृत्व में आगरा में जीवाणु वैज्ञानिक प्रयोगशाला बैक्टीरियोलॉजिकल लेबोरेटरी की स्थापना हुई। 1896 ईस्वी में मुंबई में फैली प्लेग की महामारी ने W.M. हॉपकिंस को इस समस्या के समाधान के लिए शोध करने को प्रेरित किया। सन 1899 में हॉपकिंस ने प्लेग के टीके का निर्माण किया और बम्बई में एक छोटी सी प्रयोगशाला बनाई जो बाद में हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के नाम से जानी गई। सन 1900 में कसौली में पाश्चर इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई। इस प्रकार से देश भर में संचारी रोगों के शोध और अध्ययन के लिए कई संस्थाओं और प्रयोगशालाओं की स्थापना हुई। हालांकि निजी क्षेत्र में कुछ खास वैज्ञानिक शोध संबंधी गतिविधियां नहीं हुई, फिर भी वैज्ञानिकों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा कुछ अनुसंधान संस्थान स्थापित किए गए, जैसे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु 1911, बोस संस्थान कोलकाता 1917, भारतीय विज्ञान अकादमी 1934, शीलाघर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद 1936, टाटा मौलिक अनुसंधान संस्थान मुंबई 1945, श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान संस्थान आदि। टाटा औद्योगिक समूह द्वारा भारतीय विज्ञान अनुसंधान बेंगलुरु की स्थापना उस समय की गई जब भारत के पास अनुसंधान संबंधी नाम मात्र की सुविधा थी। मुख्यतः इन संसाधनों के विकास में तेजी स्वतंत्रता पश्चात ही आई। आज ये सभी संस्थान अपने संबद्ध क्षेत्र में उच्च शिक्षा, अध्ययन एवं अनुसंधान के केंद्र हैं। ब्रिटिश काल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संवर्धन एवं कृषि, स्वास्थ्य एवं उद्योगों के विकास में उसका प्रयोग राजनीतिक दिशा निर्देशों के अनुसार होता था, लेकिन भारत में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक ज्ञान के संचार में असीमित संभावनाएं पैदा की। उनके अनुसंधान एवं एकत्र कीमती सूचनाओं एवं तथ्यों ने भारत के आधुनिक वैज्ञानिक आधार को तैयार करने में एक अतुलनीय योगदान दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत में अंग्रेजों द्वारा जो भी प्रयत्न किए गए उनमें अधिकांश तत्कालीन राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के कारण बाध्यकार थी, किंतु कुछ अंग्रेजों ने सरकारी नीतियों से दूर रहते हुए निस्वार्थ भाव से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजों द्वारा किए गए अनुसंधान एवं उनके द्वारा एकत्रित आंकड़े आगामी वैज्ञानिकों के लिए प्रेरक सिद्ध हुए। स्वाधीनता आंदोलन के पूर्वार्ध में आंदोलनकारियों ने सीमित वर्ग को ही अपनाया था और उनके विचारात्मक विरोध के विषय भी सीमित ही थे, किंतु आंदोलन के उत्तरार्ध में जन साधारण भी आंदोलन से जुड़ा और आंदोलनकारियों के पास विरोध के लिए अनेक विषय एकत्रित हो गए। स्वाधीनता आंदोलन के क्रम में नेताओं ने अंग्रेजी सरकार पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा, उनके विकास तथा औद्योगिकरण के लिए दबाव डाला। इस दबाव का परिणाम तत्काल तो नहीं मिल सका, परंतु जब स्वाधीनता की प्राप्ति हुई तब विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में सकारात्मक पहल की गई। योग्य नेतृत्व के कारण भारत में वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी विकास को सही दिशा मिली, जबकि अन्य स्वतंत्र देशों में ऐसा नहीं हो सका। स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीतियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता काल में विरासत में प्राप्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सुदृढ़ परंपरा में मध्यकाल में तुर्कों तथा मुगलों एवं आधुनिक काल में अंग्रेजों के शासन काल में जो गतिहीनता आ गई थी उसे दूर करते हुए स्वतंत्रोत्तर भारत में नीतियों एवं योजनाओं के सुचारू क्रियान्वयन के द्वारा फिर से जीवंत बनाया गया और उसे विकास के पथ पर अग्रसित किया गया है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय इतिहास तथा तत्कालीन विश्व व्यवस्था का गहन अध्ययन किया और उन्होंने अनुभव किया कि स्वतंत्र भारत के सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को प्राथमिकता प्रदान करना आवश्यक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के आर्थिक तथा सामाजिक विकास में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व को भली भांति समझते थे और अपनी
इस समझ को उन्होंने हर संभव कार्य करने की दिशा की कोशिश की। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से विज्ञान संबंधी योजना के कार्यान्वयन के लिए 1958 में संसद में वैज्ञानिक नीति का वक्तव्य रखा और 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की। फिर 1958 की विज्ञान नीति और 1983 की प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप ही 1993 में नई प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई। समय समय पर घोषित नीतियों एवं विचारों के उपरांत निर्मित ठोस योजनाओं के कारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का संतोषजनक विकास संभव हो सका है और विकासमान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था को भी विकास का सुदृढ़ आधार प्रदान किया है। इस संदर्भ में बौद्धिक संपदा नीति भी विशिष्ट तौर पर ज्ञातव्य है। राष्ट्रीय विज्ञान नीति। भारत विश्व का पहला ऐसा राष्ट्र है जिसने वैज्ञानिक अनुसंधान के संगठन एवं निर्देशन हेतु वैज्ञानिक अनुसंधान एवं प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मंत्रालय की स्थापना 1951 में कर दी। स्वतंत्र प्राप्ति के बाद विभिन्न क्षेत्रों में उत्साहपूर्वक कार्य शुरू किया गया था। इस मंत्रालय द्वारा किए गए कार्यों को अभूतपूर्व सफलता मिली क्योंकि वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी ने अपने प्रतिनिधित्व द्वारा इस मंत्रालय के कार्यों में सक्रिय सहयोग दिया था। मंत्रालयों ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास एवं समर्थन का भार अपने ऊपर ले लिया। यद्यपि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1951 से लागू की गई विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नियोजन तथा विकास को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता रहा, तथापि सरकार द्वारा समय समय पर घोषित की जाने वाली विज्ञान नीतियों का अपना विशिष्ट स्थान है। स्वतंत्र भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राष्ट्रव्यापी विस्तार के लिए जो नीतियाँ अपनाई गई, जो योजनाएं लागू की गई और जिन प्रयोगशालाओं तथा संस्थाओं की स्थापना की गई, उनकी पृष्ठभूमि वस्तुतः स्वतंत्रता पूर्व ही निर्मित हो चुकी थी। 1939 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा राष्ट्रीय योजना समिति अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1942 में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की स्थापना के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास की दिशा में 1958 की विज्ञान नीति तथा 1983 की प्रौद्योगिकी नीति को अपना विशिष्ट महत्व है। विज्ञान नीति 1958 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में आधारभूत वैज्ञानिक सुविधाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए व्यापक प्रयत्न शुरू हुए। इसके लिए संपूर्ण भारत में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, उच्च तकनीकी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। इस समय से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन के वाहक बने। विकास के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के उपयोग को राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के अनुरूप ही संसद में 4 मार्च 1958 को राष्ट्रीय विज्ञान नीति का संकलन पारित किया गया। इस विज्ञान नीति में निम्न घोषणाएं की गई। राष्ट्र की समृद्धि वर्तमान युग में मुख्यतः 3 कारकों कच्चा माल, पूंजी और प्रौद्योगिकी के मध्य समन्वित संबंध में ही निहित है। इनमें से प्रौद्योगिकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों को सृजित करने और उनके व्यापक स्तर पर उपयोग किए जाने से प्राकृतिक संसाधनों की कमी पूरी की जा सकती है और इससे पूंजी की मांग को भी कम किया जा सकता है। तकनीकी का विकास तभी संभव है जब विज्ञान के अध्ययन, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विस्तार और इसके प्रयोग पर बल दिया जाए। वर्तमान विश्व के स्वभाव के अनुरूप विज्ञान का तीव्र गति से विकास और इसका राष्ट्रहित में उपयोग अत्यधिक आवश्यक है। मानव सभ्यता के विकास के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि वैज्ञानिक संबंधों ने सभी देशों में जनसाधारण की जीवन यापन की स्तर, सामाजिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता दिलवाई है। पूर्व में भी विज्ञान का विकास हुआ था और प्रौद्योगिकी भी विकास मानते हैं, किंतु इनसे प्राप्त सुविधाओं का उपयोग संपूर्ण जनसंख्या के बहुत ही छोटे हिस्से द्वारा किया जाता था। विज्ञान ने हमारी संस्कृति को उस सीमा तक विकसित और विस्तारित किया है जितना पूर्व में संभव नहीं था हो सका था। विज्ञान से न केवल मानव की आर्थिक स्थिति में मूलभूत परिवर्तन आया, अपितु इससे मनुष्य की संपूर्ण विचारधारा ही परिवर्तित हो गई। विज्ञान के विकास ने मानव समाज में रूढ़िवादिता को दूर किया तथा तर्कवादिता को स्थापित किया। पूर्व में लोग अंधविश्वासी थे, किंतु अब प्रामाणिकता को अपने जीवन का आधार बना लिया। उन्होंने मुगल एवं ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय
जनसाधारण समाज और संस्कृति में भी जड़ता आ गई थी। उसे दूर कर विज्ञान ने चेतना का संचार किया और गतिशीलता प्रदान की। मानव समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत वस्तुओं, सांस्कृतिक आवश्यकताओं और सेवाओं की आपूर्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विधियों तथा वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयोग के द्वारा ही संभव है। यह इस विचार की प्रतिश्रुति है कि एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना विकसित हो चुकी। चौथा, राष्ट्र की संपन्नता और समृद्धि औद्योगिकरण के द्वारा अपने लोगों और लोगों और आर्थिक संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर निर्भर है। औद्योगिकरण के लिए मानव शक्ति का अधिकाधिक उपयोग तभी संभव है जब विज्ञान की शिक्षा तथा प्रौद्योगिकी के प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उद्योग मानव की बड़ी से बड़ी आकांक्षाओं की आपूर्ति की संभावनाओं के द्वार खोलता है। भारत में मानव शक्ति के रूप में विद्यमान प्रभुत्व संसाधन प्रशिक्षित और शिक्षित होने पर आधुनिक विश्व में एक परिसंपत्ति साबित हो सकता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी कौशल के द्वारा कच्चे माल का अभाव दूर कर सकती है। किसी भी राष्ट्र का औद्योगिकरण करते समय संयंत्र और मशीनरी तथा उच्च वेतनमान वाले कार्मिक एवं तकनीकी परामर्शदाताओं के रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आयात में काफ़ी ऊंची कीमतें चुकानी पड़ती हैं। औद्योगिकरण के प्रारंभिक एवं संक्रमण शक्ति में पूंजी का जो खिंचाव है उसे शीघ्र एवं व्यापक पैमाने पर देश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास कम कर सकता है। विश्व में 20वीं सदी के आरंभ से ही विज्ञान ने लगातार तरक्की की है, अतः उन्नत और पिछड़े राष्ट्रों के बीच की खाई अधिक से अधिक होती गई है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों के साथ पारंपरिक वैज्ञानिक समन्वय एवं आदान प्रदान तथा विकासशील देशों का अधिक से अधिक वैज्ञानिक सहभागिता का प्रयास ही इस खाई को कम कर सकता है। विविधता चिंतन की मौलिकता और महान विरासत की परंपरा वाले भारत का दायित्व है कि पूरे मन से विज्ञान की यात्रा में सहभागिता प्राप्त करें, जो कि आज मुख्यतः मनुष्य जाति का महानतम उद्यम है। विज्ञान के प्रमुख उद्देश्य: विज्ञान के संवर्धन और इसके सभी पहलुओं, सैद्धांतिक, व्यवहारिक और शैक्षिक अनुसंधान को समुचित तरीके से तीव्र करना, विकसित करना और उसे स्थायित्व प्रदान करना। देश के अंदर उच्चतम गुणवत्ता वाले वैज्ञानिकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राष्ट्र की शक्ति के महत्वपूर्ण घटक के रूप में उनके कार्यों को मान्यता देना। वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी कार्मिक के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को हर संभव गतिशीलता के साथ उसे समुचित स्तर पर प्रारंभ करना और प्रोत्साहित करना, ताकि विज्ञान, शिक्षा, कृषि, उद्योग तथा प्रतिरक्षा मामलों में वे देश की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इस बात को सुनिश्चित करना कि पुरुषों और महिलाओं की सृजनात्मकता प्रतिभा को प्रोत्साहन किया जा रहा है और वैज्ञानिक गतिविधियों में उसे पूर्ण विस्तार मिल रहा है। शैक्षिक स्वतंत्रता के कारण के वातावरण में नवीनतम ज्ञान की खोज के लिए ज्ञान की प्राप्ति एवं उसके प्रसार के व्यक्तिगत प्रयास को प्रोत्साहित करना। छठवां, वैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन एवं उसके समुचित प्रयोग से जो भी लाभ हो सके उन्हें देश की जनता के लिए संरक्षित करना। राष्ट्रीय विज्ञान नीति में यह भी घोषणा की गई कि भारत सरकार ने यह निश्चय किया है कि वैज्ञानिकों को समुचित सेवाओं एवं सुविधाओं उपलब्ध कराकर उसी अनुरूप उन्हें सम्मानजनक स्थान देकर नीतियों के निर्धारण में वैज्ञानिकों की सम्मिलित कर और समय समय पर यथा आवश्यक ऐसे अन्य उपायों को अपनाकर इन उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी। विज्ञान नीति 1983 स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में विज्ञान का धीरे धीरे विकास हुआ और उसके विकास के लिए 1958 में विज्ञान नीति की घोषणा कर दी गई। किंतु इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि विदेशी अनुसंधानों एवं उपलब्धियों से लाभ उठाते हुए स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास के लिए व्यापक अनुसंधान को प्रोत्साहित किया जाए। इसी आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 3 जनवरी 1983 को प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की। प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा के साथ ही जून 1983 में सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी नीति क्रियान्वयन समिति TPIC की भी स्थापना कर दी गई। 1987 में जब इस समिति का कार्यकाल पूरा हो गया तब समिति ने एक स्वायत्तशासी संस्था के रूप में टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फॉरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल की स्थापना की।
व्यवस्था कर दी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संबंध इस संस्था का उद्देश्य देश एवं विदेश में किए जाने वाले प्रौद्योगिकी अनुसंधानों की सूचना एकत्र करना और उसी संबंध क्षेत्र को उपलब्ध कराना था। TIFC ने आंकड़ों एवं सूचनाओं के स्थानांतरण एवं वितरण के लिए एक कंप्यूटरीकृत नेटवर्क की व्यवस्था की है, जिसे TIFAC लाइन के नाम से जाना जाता है। इस कंप्यूटरीकृत नेटवर्क द्वारा पेट्रोकेमिकल, भवन निर्माण, पुनर्वास, इस्पात, चीनी उर्वरक, ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक आदि सभी आर्थिक सामाजिक परियोजनाओं के लिए प्रभावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपलब्ध कराए गए हैं। विज्ञान नीति 1983 में निम्नलिखित उद्देश्यों पर बल दिया गया: प्रौद्योगिकी दक्षता और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, विशेषता सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में स्वदेशी संसाधनों की अधिकतम उपयोग करना, समाज की सभी श्रेणी के लोगों को अधिकतम मात्रा में लाभदायक एवं संतोषजनक रोजगार उपलब्ध कराना, स्त्रियों एवं समाज के कमजोर वर्गों को रोजगार दिलाने पर बल देना, परंपरागत हस्तकारियों और हस्तकौशल का उपयोग करना जिससे वे व्यावसायिक रूप से लाभदायक बन सके। व्यापक स्तर पर उत्पादन हेतु प्रौद्योगिकी और जनता की उत्पादन प्रौद्योगिकी के मध्य समुचित समन्वय स्थापित करना, न्यूनतम पूंजी लागत से अधिकतम विकास कार्य को प्रोत्साहित करना, ऐसे प्रौद्योगिकी विकसित करना जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाभदायक हो और विशेष तौर पर वे प्रौद्योगिकी जिनके निर्यात की अधिकाधिक संभावना हो। विशिष्ट दक्षता से वर्तमान क्षमताओं का अधिक उपयोग कर तीव्र गति से उत्पादन बढ़ाना, साथ ही उत्पादन की गुणवत्ता तथा विश्वसनीयता बढ़ाना। ऊर्जा, विशेष रूप से परंपरागत ऊर्जा की मांग को कम करना, सौर ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करना, पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित करना, पारिस्थितिकी संतुलन को कायम रखना और प्राकृतिक विकास स्थलों की गुणवत्ता में सुधार करना, व्यर्थ पदार्थों को पुनः उपयोग में लाना तथा उत्पादों का पूर्ण उपयोग करना, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के साथ साथ राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता एवं एकता मुद्दों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग पर बल देना। 1958 की विज्ञान नीति और 1983 की प्रौद्योगिकी नीति के अनुरूप 1993 में नई प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा की गई। यह प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य भारत की आर्थिक व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने तथा विश्वव्यापी आर्थिक परिदृश्य पर आत्मविश्वास और आवश्यक समझ के साथ अपनी भूमिका निभाने में सहायता करने के लिए तैयार की गई थी। प्रौद्योगिकी नीति का उद्देश्य 1991 की औद्योगिक नीति वक्तव्य के संदर्भ में उपयोग और त्वरित विकास के लिए स्वदेशी तकनीक को पुनः जोड़ना है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व्यवस्था और पर्यावरण के संरक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना जरूरी है। समाज के उच्च वर्ग के लोगों को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति से लाभ उठाने योग्य बनाने के उद्देश्य से इस नीति में निम्न निर्देश समाहित किए गए हैं: प्रौद्योगिकी के विकास और उसके उपयोग की आधिकारिक व्यापक बनाना, समाज के सभी वर्गों तथा प्रौद्योगिकी उपकरणों की पहुंच सुनिश्चित करना और दूरवर्ती तथा ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार लाने पर विशेष बल, महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पारस्परिक तकनीकों को उन्नत करना तथा कठोर श्रम को कम करना, अपेक्षित अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रौद्योगिकी को पहुंचाने तथा नई उभरती प्रौद्योगिकियों के लिए इस स्तर को प्राप्त करने के उद्देश्य से मानव कौशल पर आधारित उद्योग को प्रोत्साहन प्रदान करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति ज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने और नई पहलों को दिशा देने के लिए सरकार वर्ष 2003 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति 2003 की घोषणा की गई। इस नीति में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रशासन के प्रति व्यवहार, विद्यमान भौतिक एवं
ज्ञान संसाधनों के उचित प्रयोग, प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन तथा उनसे उबरने हेतु नवीन प्रौद्योगिकी एवं प्रणालियों के विकास, नई प्रौद्योगिकी के विकास, बौद्धिक संपदा के सृजन एवं प्रबंधन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लाभों एवं उपयोगों के संबंध में जन साधारण के मध्य जागृति उत्पन्न करने की रूपरेखा बनाई गई। सरकार द्वारा घोषित इन नवीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति के प्रमुख बिंदु निम्नवत हैं। हमारे पारंपरिक ज्ञान के साथ नवीनतम वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्रयुक्त करते हुए राष्ट्र के प्रत्यक्ष व सतत विकास हेतु प्रयत्न करना। विभिन्न विश्वविद्यालयों, वैज्ञानिक व इंजीनियरिंग संस्थानों इत्यादि में वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देना, मेधावी युवाओं को इस क्षेत्र में विद्यमान रोजगार के अवसरों से परिचित कराते हुए उन्हें विज्ञान व प्रौद्योगिकी के वो भविष्य के रूप में अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना, चुनिंदा क्षेत्रों में उच्चतम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट केंद्रों की स्थापना करना तथा उनकी निरंतरता बनाए रखना, जिससे श्रेष्ठ स्तर का कार्य संपादन हो सके। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों में महिलाओं की पूर्ण व समान भागीदारी सुनिश्चित करना, अनुसंधान एवं विकास शोध संस्थाओं को कार्य करने की स्वतंत्रता तथा आवश्यकता स्वायत्तता प्रदान करना, ताकि वास्तविक रचनात्मक परिवेश को प्रोत्साहन प्राप्त हो तथा वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकी उद्यम राष्ट्र के प्रति अपने सामाजिक दायित्व व कर्तव्यों के निर्वहन के लिए कटिबद्ध हो। यह सुनिश्चित करना कि विज्ञान का संदेश साधारण जन तक पहुंच सके, ताकि एक व्यापक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हो तथा एक नवीन, विकासशील व प्रबुद्ध समाज अस्तित्व में आए। समाज के समस्त लोगों की विज्ञान व प्रौद्योगिकी के विकास तथा इसे मानव कल्याण हेतु प्रयुक्त करने में पूर्ण भागीदारी को संभव बनाने का प्रयत्न करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंध निजी व सार्वजनिक संस्थाओं के मध्य अनुसंधान व नवाचारों को प्रोत्साहित करना। जैव प्रौद्योगिकी, दवा, फार्मेसी एवं अन्य पदार्थों से संबंधित प्रौद्योगिकियों को विशेष महत्व प्रदान करना। एक बौद्धिक संपदा अधिकारी प्रणाली की स्थापना करना, जिसमें समस्त प्रकार के अन्वेषक को बौद्धिक संपदा के निर्माण व संरक्षण हेतु अधिकाधिक प्रोत्साहन प्राप्त करना। मौसम की पूर्वानुमान, प्राकृतिक आपदाओं से बचाव, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा तथा भूस्खलन से संबंध अनुसंधान के अनुप्रयोग को उत्प्रेरित करना। राष्ट्रीय विकास व सुरक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना तथा इसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक प्रमुख तत्व बनाना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेषण नीति 2013 जैसा विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष STI वैश्विक रूप से राष्ट्रीय विकास की एक मुख्य चालक के रूप में चालित हुई हैं। हमें इन राष्ट्रीय उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु एक स्पष्ट भूमिका निभाने की जरूरत है। राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवोन्मेष उद्यम को राष्ट्रीय विकास के केंद्र में होना चाहिए।